नमस्कार मित्रों, आज सुनिए हिंदी और बंगला के प्रसिद्ध कथाकार विमल मित्र जी की कहानी बहू। हिंदी और बंगला के लोकप्रिय कथाकार विमल मित्र जी वो नाम हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी भाषी पाठकों ने उन्हें इतना प्यार व सम्मान दिया है कि एक बार उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी इच्छा उनके बीच दोबारा जन्म लेने की रही है। आज भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी बहू। आबू पहाड़ में विविध प्रकार के साधुओं को देखा। किसी किसी की उम्र 300 साल है। नंग धड़ंग बाबा भोलानाथ बनकर ध्यान में तल्लीन हैं। किसी को तानपुरा लेकर ध्रुपद गाने में तल्लीन पाया। बगल में एक शिष्य है जो पखावज बजा रहा है। एक जगह गुफा में बिजली की रोशनी और रेफ्रिजरेटर पर नज़र पड़ी। दोनों हाथ की 10 उंगलियों में हीरा, पन्ना और मोती की 10 अंगूठियां हैं। बदन पर रेशमी गेरुआ वस्त्र। प्लेट में अंगूर खा रहे हैं। बगल में एक सिंधी शिष्या बैठी है जो पंखा झल रही है। आबू पहाड़ में दर्शनीय वस्तुओं का अभाव नहीं है, फिर भी साधुओं को देख देख कर मैं अगाह नहीं रहा था। गाइड से पूछा, यहाँ और कोई साधु सन्यासी नहीं है? मेरे गाइड ने इसके पहले मेरे जैसा कोई यात्री नहीं देखा होगा। उसके पास नामी नामी जर्मन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के सर्टिफिकेट हैं। उन लोगों ने दिलवाड़ा मंदिर, सनसेट पॉइंट और अच्छल मंदिर देखे थे, और एक मैं हूँ जो केवल साधु सन्यासियों को ही देख रहा हूँ। वो क्यों कर ये जान पाएगा कि मुझे क्यों साधुओं को ही देखने का आग्रह है। पर आज भी योगानंद स्वामी से मेरी भेंट नहीं हुई। कुंभ का मेला, पुष्कर तीर्थ, केदारनाथ, गोमुखी इत्यादि किसी भी तीर्थ स्थान को देखना मैंने बाकी नहीं रख छोड़ा है। योगानंद स्वामी से मिलना जरूरी है क्योंकि मैं नीरू भाभी को जबान दे चुका हूँ। ये आज की बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले के बोयालमुड़ी नामक गांव में एक बहू की कहानी है। घनघोर देहात, ना तो वहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है ना कोई स्टेशन। उस गांव में पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन से 22 मील बैलगाड़ी से जाना पड़ता है। गांव भी वैसा ही है। सुबह होते ना होते दोपहर चली आती है और तीसरा पहर आते ना आते शाम उतर आती है। बसवारी और चमगादड़ों का मेला लगा रहता है। आदमी भी वहाँ वास करते हैं। हाथ में बांस की लाठी थामे 2-4 आदमी रास्ते से जाते हुए दिख जाते हैं। सो भी कभी यदा कदा ही खांसी की आवाज़ होती है तो समझ में आता है कि आसपास कहीं आदमी है। गर्मी की छुट्टी थी। मेरी विधवा बुआ के पास जो कुछ ज़मीन जायदाद है सब बोयालमुड़ी में ही है। मालगुजारी वगैरह चुकाने के बाद अगर 5 रुपए भी घर में आ जाएं तो उसे लाभ ही कहेंगे। हर साल वहां जाकर यदि वसूली की जाए तो बुआ जी के हाथ में कुछ पैसे आ सकते हैं, लेकिन वहां जाने वाले आदमी की ही कमी है। उस बार मैं ही गया। वहां मैं बुआ जी के ज़माने की कचहरी में जाकर ठहरा। मजली ताई जी बूढ़ी हो चुकी थीं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। सहन में धूप में बैठी थीं। बोली, छोड़ो छोड़ो बेटा, पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद चिल्ला उठी, अरे ओ बहू कहाँ गई? देखो यतीन का लड़का आया है। मगर बहू आसपास कहीं नहीं दिख पड़ी। कहीं से कुछ बच्चे आकर जमा हो गए। मैंने पूछा, फटिकदा कहाँ है? ताई जी बोली, चौथ किस्त के समय काकुल गाछी गया है। बाबू लोगों के काम के कारण आजकल उसे नहाने खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। पिछले शनिवार को घर आ ही नहीं सका। कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर बोली, अरे ओ बहू कहाँ गई? यतीन का लड़का आया है। ओ बहू। छोटी लड़की अब तक खड़ी खड़ी मेरी ओर अवाक होकर ताक रही थी। उसे गोद में लेकर जैसे ही दुलारने लगा कि वो फपक कर रो पड़ी। उसे गोद से उतार कर कचहरी लौट आया। आंगन के शरीफा के पेड़ के नीचे आते ही किसी ने पुकारा, देवर जी। पीछे की ओर मुड़ते ही देखा दरवाजे के बगल में छोटा सा घूंघट डाले नीरू भाभी खड़ी हैं। चेहरे पर हंसी तैर रही है। बोली, हमारा चंडी मंडप खाली पड़ा है, आप वहीं डेरा डालिए। मैंने कहा, कचहरी ही में रहना ठीक होगा। नीरू भाभी बोली, भला वो कोई आदमी के रहने की लायक जगह है? सांप बिच्छू हैं। आप चाय पीते हैं ना? आधा घंटे के बाद एक छोटा लड़का आया और धागे में बंधी एक चाबी देकर बोला, आप मुंह हाथ धो लें, माँ आपके लिए चाय भेज रही हैं। शुरू में 2-4 दिन रैयतों को खबर भेजने में ही गुजर गए। मल्लाह टोला, मुसलमान टोला, पश्चिम टोला और मछुआ टोले के सभी आदमियों को सूचना भेजनी पड़ी कि मैं यहाँ आया हूँ। जिसके पास जो कुछ बकाया है वो राय निवास के चंडी मंडप में आकर दे जाएं। सचमुच गांव के लोग ज्वर से करहा रहे हैं। कुछ लोग आए और थोड़ा बहुत देकर चले गए। सभी ने कहा, माताजी को इतना ही लेकर अब की रिहाई करने को कह दें हुजूर। बीमारी के कारण अब की हम खेत खलिहान की देखरेख नहीं कर सके हैं।
देह की कलमी साग ही खाकर अब तक जिंदा हैं, पास में कानी कौड़ी तक नहीं है। ताई जी एक ही स्थान पर बैठी रहती हैं। चंडी मंडप में बैठा बैठा मैं उनकी चिल्लाहट सुनता रहता था। अरे ओ बहू, कहाँ गई? मुझे कमरे के अंदर ले चलो, धूप से पीठ जलने लगी है। मणि आकर कहता, चाचा जी खाना खाने चलिए, माँ ने थाली परोस दी है। खाने बैठता तो ताई जी की दूर से कानों में आवाज़ आती, किस चीज़ के साथ खाओगे बेटा? न दूध है न मछली, अभागे मुल्क में अकाल पड़ गया है। मेरी आंखों के सामने ही गृहस्थी तितर बितर हो गई बेटा, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। उसके बाद कहती, फटिक कहता है माँ तुम एक जगह चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? हम लोग उस जमाने के आदमी हैं। अकेले कपड़ा सोडे में उबाल कर खींचा है, धान सिझाया है, फरही भूनी है, सास ससुर को खिलाया पिलाया है। और आज की बहुएं ऐसी होती हैं कि दिन भर ताक दिनादिन नाचती फिरती हैं। तुम आए हो, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, उस पर मैं ठहरी अंधी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में नाचते गाते रहने से कहीं काम चल सकता है? थोड़ा और भात लोगे बेटा? फिर चिल्ला उठती, अरे ओ बहू कहाँ गई? ओ ताई जी दिन रात बहू को पुकारती रहती हैं। सास अंधी है, 3-4 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उस पर रसोई बनाना, घर और दरवाजे को झाड़ना बुहारना, धान सिझाना, फरही भूजना, बर्तन मांजना, दिन भर नीरू भाभी काम में जुटी रहती हैं। कई दिन रात के वक्त तालाब के किनारे लालटेन जलती हुई देख चुका हूँ। लालटेन के सामने एक घूंघट कढ़ी धुंधली मूर्ति रहती है। बहुत रात तक कानों में बर्तन मांजने की आवाज़ आती रहती है। उस दिन खाकर आने के वक्त शरीफे के पेड़ के पास पहुंचा हूँगा कि दरवाजे के पास से फिर पुकार आई, देवर जी। पीछे मुड़कर देखते ही नीरू भाभी को हल्के घूंघट में खड़ा पाया, हंसता हुआ चेहरा। बाएं हाथ से घूंघट को जरा और नीचे करके बोली, मेरा एक काम कर दीजिएगा देवर जी। मैं अवाक हो गया। क्या काम है भाभी जी? जरूर कर दूंगा, मैंने कहा। उसी प्रकार घूंघट खींचकर हंसती हुई बोली, अभी नहीं भैया, रात में। आपके पास वक्त है ना? 2-4 साल नहीं बल्कि 15 साल पहले की बात है। मेरी भी उम्र उस वक्त कम थी। अब भी कामकाज के दौरान बीच बीच में नीरू भाभी की बातें याद आती हैं। बहुत तकलीफ से गृहस्थी चल रही थी, संपन्नता का कहीं लेश नहीं था। एक ही साड़ी को सोडे में उबाल कर खींच कर पहनना पड़ता था। रात की साड़ी को उतार कर खींचे हुए कपड़े को पहनकर विधवा सास के लिए जल्दी जल्दी रसोई बनानी पड़ती थी। उसके बाद नींद टूटते ही बच्चों का एक झुंड अपनी फरमाइशें रखने लगता था। जेठ विदेश में जमींदार के यहाँ से रिश्तेदार का काम करता था। सप्ताह में एक बार किसी दिन घर आता था। वो अपने साथ महीने भर के लिए तेल, नमक, हल्दी, मसाला वगैरह ले आता था। कभी कभी महीने भर तक लापता रहता था। कहाँ है, जिंदा है या नहीं, ये भी जानने का कोई उपाय नहीं। हो सकता है कि खाना पिलाना खत्म कर आधी रात के वक्त वो तालाब के किनारे बर्तन मल रही हो, बाल बच्चों को बहला कर सुला दिया हो और खुद भी खाना खा लिया हो। तभी गुलाम मुल्ला की गाड़ी पर माल लदवा कर फटिकदा आ जाएं। माँ जग जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, मुझे ऐसी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिंदा हूँ या मर गई इसकी खबर तक तू नहीं लेता है। फटिकदा बड़ा ही मात्र भक्त है। माँ के लिए पान, सुपारी, ईख का गुड़ ले आया है। सबको एक एक कर उतारते हुए कहता है, माँ आजकल तुम कैसी हो? बूढ़ी तब अपनी रुलाई को थाम नहीं पाती है। कहती है, किसी दिन आने पर खबर मिलेगी कि मैं मर चुकी हूँ। महुआ टोले के आदमी कंधे पर रखकर मसान में जला आए हैं, तब तू मुझे नहीं देख पाएगा। फटिकदा झाड़ी से हाथ पैर धोता हुआ कहता, तुम्हें क्या हुआ है? होगा क्या, मेरी मौत ही हो जाए तो अच्छा हो। इस बात के बाद फटिकदा के लिए कुछ कहने को बाकी ही नहीं रह जाता है। पूछता है, मल्ला टोले के केदार सरदार का क्या हाल चाल है माँ? उस बार गठिया की बीमारी से उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। उसके बाद वो फिर पूछता है, पश्चिम टोले के उमेश ढाली को सन्निपात जर हुआ था, वो कैसा है, कुछ सुना है? माँ कहती, मैं खुद अपनी परेशानियों से मरी जा रही हूँ। ऐसी हालत में किस किस की खबर रखूँ? मेरा कौन अपना आदमी है जो खबर पहुँचा जाए? कितने बेटे बहुएं हैं? तू विदेश में पड़ा रहता है। मेरी लक्ष्मी बहू भी जिंदा नहीं रही। एक और लड़का था जो इस कुलक्षणा बहू के व्यवहार से परेशान होकर बैरागी बन गया। उसके बाद आंखों के आंसू पोंछकर और रुलाई रोक कर कहती हैं, और अभी जो है वे बड़ी ही कुशल गृहिणी हैं। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि उसे हुक्म करूं? रसोई बनाकर खिला देती हैं, इसी पर कितना ताना मारती हैं। फटिकदा कहता है, छोटी बहू तो तुम्हारी सेवा करती है माँ। बात जैसे कानों में पहुंचती है, सांस उछल पड़ती है, जिस तरह सांप पर नजर पड़ने पर कोई चिहुक उठता है। कहती है, मेरी सेवा करेगी? तब तो हो चुका, मेरी जैसी सास मिली है, नहीं तो।
नहीं तो क्या, ये कहना नहीं हो सका। छोटी बहू घूंघट काढ़े गरम तेल की कटोरी लेकर आई। बोली, आपके लिए मालिश का तेल ले आई हूँ माँ, मालिश कर दूँ? ताई जी आग बबूला हो गईं। बोली, देख, अब तुझे देखकर सास की खातिर सेवा हो रही है। रोज रोज ये बात कहूँ तो तू यकीन नहीं करेगा फटिक। दिन भर तेल तेल चिल्लाती रहती हूँ। बातचीत करने से तकलीफ महसूस होती है। सोचती हूँ मालिश करने से थोड़ी राहत मिलेगी। गरम तेल लाकर दे दे तो मैं खुद ही मालिश कर लूँ, वो भी नहीं मिलता है। अभी तुझको देखकर मेरा सेवा जतन करने आई है। छोटी बहू ने घूंघट की ओट से कहा, शाम को आपने मुझसे कहा था कि सोने से पहले मालिश कर देना, इसलिए। बकवास मत करो बहू, सास से बकवास करना ठीक नहीं होता है। सास उम्र में बड़ी होती है, बकवास करोगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मगर तुम्हारी जीभ गलकर गिर पड़ेगी। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ही तो कह रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर तक और रो लेने के बाद बोली, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना फटिक से पूछ कर देख लो, वो गवाह है। लक्ष्मी जैसी मेरी बहू थी, जबान से बात निकलते न निकलते सब कुछ लाकर हाजिर कर देती थी। ये मेरी ही तकदीर का दोष है, नहीं तो पेट का जना लड़का कहीं बैरागी होता, उसे कौन सा दुख था। मैंने बड़ा पाप किया था। छोटी बहू सास को पहचानती है, फिर भी गर्म तेल लेकर मालिश करने को आगे बढ़ी, मगर सास ने तेल की कटोरी उठाकर आंगन में फेंक दी। मेरा मालिश ही अभी जरूरी है, देख रहा है ना फटिक, देख ले। तू तो विदेश में रहता है, मैं घर पर कितना सुख से रह रही हूँ, तू अपनी आंखों से देख ले। मेरा लड़का विदेश से थका मांदा आया है, भूख से मेरे लाडले के प्राण छटपटा रहे हैं। पहले उसके लिए रसोई बनाना जरूरी है या मेरा मालिश? अपना जना कोई बाल बच्चा होता तो माँ का दिल समझ सकती थी। बहू ने कहा, भात बन चुका है माँ, अब शोरबा पक रहा है। फटिक शायद सब कुछ सुन रहा था। बोला, नहीं नहीं माँ, मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केस्टोगंज में खाना खा चुका हूँ। शशि विश्वास से मेरी मुलाकात हो गई, बिना खिलाए छोड़ा नहीं, मैं कहना ही भूल गया था। माँ और जोर से रो पड़ी। खाकर तो तू आएगा ही बेटा, जानता ही है कि घर पर कोई नहीं है। मेरी आंखें ठीक रहती तो घर की यह हालत होती। जाए सब चीज़ चूल्हे भाड़ में चली जाए। छोटा बेटा चला ही गया है, अब तू भी बैरागी हो जा। मैं अब कितने दिन जिंदा रहूंगी, उसके बाद ये पिशाचिन। अरे ओ बहू, सुन रही हो? हर रोज ऐसा ही होता है। खाते वक्त मणि किसी किसी दिन पूछता है, चाचा जी थोड़ा सा भात और दिया जाए, माँ पूछ रही हैं। रसोई घर की ओर ताकता हूँ तो वही हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। घूंघट से चेहरा ढककर उसकी ओट से मुस्कुरा रही है। किसी किसी दिन मणि कहता है, जानते हैं चाचा जी, आज माँ गिर पड़ी थी। गिर पड़ी थी? अरे ये क्या, कहाँ? तालाब के घाट पर, सिर से बहुत खून गिरा है। दवा किसने दी, बहुत चोट लगी होगी? नहीं नहीं, माँ को चोट क्यों लगने लगी, वो क्या छोटी बच्ची हैं? माँ क्या मुन्ना की तरह रोती हैं? हंसने लगी। माँ ने कहा, दादी जी से कुछ मत कहना। मैंने दादी जी से कुछ नहीं कहा है, मैंने मल्लिक लोगों के बगीचे से गेंदे की पत्ती ला कर दी। माँ ने उसे पीस कर सिर पर लगा लिया। मैं बोयाल मुड़ी में था ही कितने दिन, मेरा वो जाना पहला और आखिरी जाना था। उस बसवारी और चमगादड़ों के राज्य में, गठिया और टाइफाइड के पीठ स्थान में, दरिद्रता और लांछना की केंद्र भूमि में। मगर बोयाल मुड़ी के उस चरित्र की बातें आज तक नहीं भूला हूँ। नीरू भाभी आजीवन मेरा पीछा करती रही हैं। आंख बंद करते ही उस हंसी को जैसे अपने कानों से सुनता हूँ। ताई जी कहती, मुंहजली की हंसी नहीं देखी है? हंसी की आवाज़ सुनते ही बदन में आग लग जाती है। फिर भी खसम अगर घर में रहता और गोद हरी भरी रहती। तब रात के करीब 12 बज चुके होंगे। बिस्तर पर लेटा लेटा मैं किताब पढ़ रहा था। एकाएक बाहर किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। देवर जी, आप सो गए क्या? नीरू भाभी की आवाज़ थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाज़ा खोल दिया। आइए आइए भाभी जी, इतनी रात हो चुकी है, मैंने सोचा अब आप नहीं आएंगी। नीरू भाभी बोली, अभी तुरंत काम से छुटकारा मिला है भाई। बर्तन मांजने के बाद रसोई घर साफ करना पड़ा, उसके बाद मुन्ना की कथरी बदल कर सास के सिरहाने पानी का लोटा रखाई। सब कुछ करने धरने के बाद आई हूँ, काम का कोई और अंत है भाई? ये कहकर नीरू भाभी हंसने लगी। देखा लाल किनारी की साड़ी को देह में अच्छी तरह लपेट कर आई हैं। आहिस्ता से दरवाजे को बंद कर नीरू भाभी बिस्तर के कोने में बैठ गईं। मैंने कहा, आप पाँव ऊपर कर अच्छी तरह से बिस्तर पर बैठिए भाभी जी, मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। नीरू भाभी बोली, तब तो हो चुका, मेरा इतना खातिर सम्मान मत करें। आप 2 दिन के लिए आए हैं, जाकर कहिएगा कि मान खातिर करना ही नहीं जानती हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। घर जाकर बोयाल मुड़ी की भरपूर निंदा कीजिएगा ना। आपकी भला कोई निंदा कर सकता है भाभी जी? नीरू भाभी बोली, ये सब आप मुंह के सामने कह रहे हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। कलकत्ते के रहने वाले कहीं सीधे साधे लोग होते हैं? कलकत्ते के आदमी बहुत बुरे होते हैं भाभी जी।
नीरू भाभी गाल पर हाथ रखकर हंसने लगी। बाप रे, मैंने ऐसी बात कब कही? मैंने आपको कब बुरा कहा? मैं रात दिन इस चिंता में रहती हूँ कि आप पेट भर नहीं खाते हैं। भात के साथ जो चीज़ें देती हूँ उससे। एक ही क्षण में नीरू भाभी के चेहरे का भाव बदल गया। दूर बसवारी की ओट से एक सियार भूंकने लगा। उसके बाद बहुत से सियारों की संवेद आवाज़ गूंजने लगी। नीरू भाभी चौंक उठी, मानो उनकी संज्ञा लौट आई हो। आपने अपना काम नहीं बताया, मैंने कहा। नीरू भाभी बोली, आपको जरा कष्ट देने आई हूँ भाई, कुछ अन्यथा मत मानिएगा। नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, आप बताइए कि क्या काम है। नीरू भाभी फिर भी दुविधाग्रस्त होकर बैठी रहीं। बोली, आप सच कह रहे हैं, कुछ अन्यथा नहीं मानिएगा ना? सच सच बताइए, वादा कीजिए। पहले बताइए कि काम क्या है। नीरू भाभी बोली, नहीं भैया, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। कष्ट देने से मेरी ही हानि होगी। कहिए, ठीक कह रही हूँ ना कि दूसरे को कष्ट देने से अगले जन्म में मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई जाने या न जाने, मगर चित्रगुप्त के खाते में तो सब लिखा जाता है। मैंने कुछ और ना कहकर इतना ही कहा, आपको तो हर कोई कष्ट देता है। नीरू भाभी जैसे अवाक हो गई। कौन मुझे कष्ट देता है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, आपको कोई कष्ट नहीं देता? देने दीजिए, मैं उसे कष्ट के रूप में लेती ही नहीं। इस जन्म में मुझे जो कष्ट देगा, अगले जन्म में उसे ही कष्ट भोगना होगा। मैंने शायद पिछले जन्म में दूसरे को कष्ट दिया था, मगर माथे के ऊपर भगवान है और वो सब कुछ देखता रहता है। कहिए, देखता है न देवर जी? उस दिन मैं ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में उनसे तर्क कर सकता था, लेकिन नीरू भाभी के सामने बैठे रहने के कारण मेरा विश्वास अविश्वास दुविधा न जाने एक ही क्षण में कहाँ अंतर्धान हो गई। उस आधी रात के अंधेरे परिवेश में चारों ओर फैली बसवारों और चमगादड़ों के पीठ स्थान में एक धुंधली रोशनी से भरे चंडी मंडप में बैठकर नीरू भाभी से तर्क करने की दुष्प्रवृत्ति मेरे मन में क्यों नहीं जगी, उसका कारण संभवतः एकमात्र मैं ही जानता हूँ। अचानक नीरू भाभी ने कहा, खैर अब काम की बात कहनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने समीज के अंदर से 3 पैसे कीमत का एक जोड़ा पोस्टकार्ड बाहर निकाला। बोली, राधू की माँ की मार्फत ये पोस्टकार्ड मंगाया है, मगर लिखने के अभाव के चलते पड़ा हुआ है, आप लिख दीजिएगा। पोस्टकार्ड की शक्ल देखकर मुझे हैरानी हुई। बहुत दिनों से अव्यवस्थित पड़े रहने के कारण गर्द से मैला हो गया था। अब लिखने से स्याही फैल जाएगी। मैंने पूछा, इसे कब खरीदा था, कितने साल पहले? नीरू भाभी ने कहा, कितने साल पहले खरीदा है सो क्या याद है। मैं अगर लिखना पढ़ना जानती तो मेरे लिए चिंता की कौन सी बात थी। पोस्टकार्ड को खींच खांच कर मैंने सीधा किया और पूछा, किसे लिखना है? मेरी माँ को। पता क्या है? मेरे भाई का नाम लिखिए, श्रीयुत माखनलाल भट्टाचार्य, और उसके ऊपर मेरी माँ का नाम लिख दीजिए। डाकघर का नाम? बड़मा तल्ला, घर नींबू तल्ला। बस इतना लिखने से ही चिट्ठी पहुँच जाएगी। मैंने खुद नींबू का बिरवा लगाया है। इतना बड़ा बड़ा नींबू फैलता है, जानते हैं देवर जी? बासी भात में निचोड़ कर खाने से कितना स्वादिष्ट खाना हो जाता है। माखन कहता था, ये मेरा नींबू का बिरवा है, और मैं कहती थी मेरा है। बस इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा छिड़ जाता था। एक पल चुप रहने के बाद नीरू भाभी पुनः बोली, अच्छा आप ही बताइए तो देवर जी। हरानी ने अपने बगीचे से नींबू का पौधा लाकर मुझे दिया। मैंने अपने बगीचे में उसे रोपा, उसने सिर्फ सींचा है। ऐसी हालत में बिरवा मेरा हुआ या उसका? आप ही इंसाफ करें देवर जी। मैंने कहा, पौधा लाकर आपने रोपा है, इसलिए बिरवा आपका ही हुआ। नीरू भाभी बोली, मगर माखन ये बात मानने को तैयार नहीं है। उसकी देह में ज़्यादा ताकत है, मुझे घुसा मुक्का मारता है। माँ ये सब देखती नहीं, उल्टे मुझे ही डांटती फटकारती है। माँ कहती, गलती तेरी ही है। 2 दिन के बाद तेरा ब्याह होगा, ससुराल की जिम्मेदारी संभालनी होगी, पति होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर औरत जात होकर भाई से क्यों झगड़ती है? माँ की बात सुन चुके ना देवर जी, उनका इंसाफ देख लिया ना? मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। नीरू भाभी ने कहा, उसके बाद आया मेरा शादी का दिन। उस समय मेरी उम्र कुल मिलाकर 10 साल होगी। बाहर दूल्हा आया है, हारानी दूल्हा देखने आई है। मैंने फुसफुसाकर हारानी से पूछा, मेरा दूल्हा के देखने में कैसा है? उस समय मैं बहुत छोटी थी ना, किसे दूल्हा और किसे दुल्हन कहा जाता है कुछ भी मालूम नहीं था। माँ के कानों में भनक पहुंची, इतनी बिगड़ी, इतनी की क्या कहूँ देवर जी। कहने लगी, मुँहजली ने हया शर्म तो ताक पर रख दिया है, अभी से दूल्हा दुल्हन कहना सीख गई है। ससुराल में जब लाठी जूते बरसेंगे, सास झोटा पकड़कर मारेगी तो रोते रोते दम निकलेगा, तब मेरी बात मीठी लगेगी। ये लड़की मुझे बिना मारे दम नहीं लेगी। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर कहने लगी, 10 साल की उम्र में इतनी अकल कहाँ से आ सकती है? अब भले ही यह बात समझ में आती है कि माँ जो कुछ कहती थी मेरी भलाई के लिए ही कहती थी,
मुझे ससुराल के लोग प्यार करें इसलिए उतना सिखाती थी, तब उतनी समझ ही कहाँ थी। माँ का डांटना फटकारना वाजिब है, माँ से बढ़कर दुनिया में कहीं कोई होता है देवर जी? मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं। नीरू भाभी एकाएक चौंक उठी, बोली, खैर ये सब बेकार की बात है, आप लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखूं? मैंने पूछा। लिखिए, तुम्हारे लिए मेरा मन बड़ा ही उदास रहा करता है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा करती हूँ, तुमसे मिलने की इच्छा होती है, बस यही सब लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। पूछा, उसके बाद? नीरू भाभी ने कहा, क्या लिखा है, एक बार पढ़िए तो। मैंने पढ़कर सुनाया। नीरू भाभी ने कहा, ठीक है, अब हारानी की बातें लिखिए। हारानी कहाँ है, ससुराल में या मायके में? मायके आती है या नहीं? हारानी के कितने बाल बच्चे हैं? और लिखिए, माखन को भेजकर एक बार मुझे वहाँ बुलवा लो, मुझे मायके जाने की बेहद इच्छा है। खर्च के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अपने हाथ का कंगन बंधक रखकर मैं गाड़ी किराए का इंतजाम कर लूँगी। माँ के लिए मैंने एक जोड़ा सफ़ेद बिना किनारी की धोती खरीदी है और माखन की औरत के लिए एक बैंगनी रंग की साड़ी। यहाँ से जाने के वक्त माखन के बाल बच्चों के लिए चीनी की चाशनीदार 2 हांडी मुंडकी लेती जाऊँगी। और अब इस दुनिया में कितने दिन जिंदा ही रहना है। कुछ देर तक चुप्पी साधे रहने के बाद बोली, क्या लिखा, एक बार पढ़िए तो देवर जी। आहिस्ता आहिस्ता रात काफ़ी गहरा गई। दोबारा सियारों के झुंड ने बसवारी से चिल्लाकर रात के एक और पहर के बीतने की घोषणा की। मैंने कहा, और क्या लिखूं, बताइए। नीरू भाभी बोली, और लिखिए। नीरू भाभी कहते कहते रुक गई, पता नहीं कान खड़ा कर क्या सुनने लगी। बोली, अभी आई देवर जी, मुन्ना उठ गया है, चलूँ नहीं तो बिस्तर पर पेशाब कर देगा। ये कहकर हड़बड़ा कर उठी और तेज कदमों से चली गईं। पहले जिस दिन बोयालमुड़ी गांव पहुंचा था, बाहर से वहां केवल मच्छर, गठिया, टाइफाइड, लाठी, खांसी, बसवारी और चमगादड़ पर ही नजर पड़ी थी। मगर उस क्षण, उस आधी रात के अंधेरे में राय निवास के उस चंडी मंडप में बैठे बैठे मुझे लगा, बोयालमुड़ी गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर। सिर्फ एक आदमी के कारण बोयालमुड़ी गांव का सब कुछ सौंदर्यपूर्ण हो उठा है। मैं शहरी आदमी हूँ, सिनेमा, रेडियो, ट्राम, बस से भरे पूरे अंचल का निवासी हूँ, परंतु उस क्षण कलकत्ता शहर भी जैसे बोयालमुड़ी के सामने बौना, सकरा और अनुदार महसूस होने लगा। सहसा भाभी जी फिर कमरे के अंदर आईं। बोली, सो गए देवर जी? आपको तकलीफ हो रही है तो आज रहने दीजिए ना भाभी जी। अभी मैं 2 दिन और ठहरूंगा, मैं आपकी चिट्ठी लिखना ख़त्म करने के बाद ही जाऊँगा। नहीं भैया, आज बहुत दिनों के बाद ये चिट्ठी लिखी जा रही है। बहुत दिनों से माँ की कोई खबर नहीं मिली है, मन बहुत बेचैन रहता है। माखन चिट्ठी भेज सकता था, कहिए वो 3 पैसा खर्च कर 2 पंक्ति नहीं लिख सकता है? औरत होता तो मेरे दिल की बात जानता। मानती हूँ कि उसकी हालत अच्छी नहीं है, मुझे ले जाकर खिलाने के लायक पैसा नहीं है उसके पास। कर्ज लेकर यजमानों से भीख मांगकर इतने इतने दिन बाल बच्चों की रोजी रोटी चलानी पड़ती है। मगर बात महज 3 पैसे की है, और अगर कहता तो 3 पैसा मैं ही दे देती। कहते कहते भाभी जी कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। उसके बाद हंसने लगीं। असली बात ये नहीं है, असली बात का क्या है जानते हैं देवर जी? क्या? मैंने पूछा। असल में मुझसे रूठ गया है। आपसे रूठ गए हैं? हाँ, रूठने का अलावा दूसरी बात कोई है ही नहीं। मेरी ससुराल की हालत ठीक है, जेठ जमींदार के सरिश्ते में काम करते हैं, गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए मेरे हाथ में रुपया पैसा रहता है। ये सब बात उन लोगों को मालूम है। मैं उनकी गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए पैसा क्यों नहीं भेजती हूँ, असली बात यही है। सो आप तो राय निवास की हालत देख ही रहे हैं देवर जी। जब बोलबाला था उन दोनों की बात ही कुछ और थी, मगर अब तो ऐसी हालत है कि भात के साथ आपको खाने के लिए और क्या दूं। मुझे यही चिंता लगी रहती है। गुड़ फरही से बच्चों को भले ही बहला लूं, मगर बूढ़ी सास को कैसे समझाऊं? वे कुछ भी नहीं समझती, और सच कहिए तो मेरी अपनी गृहस्थी नामक कोई चीज़ तो है ही नहीं। कहिए, है? मैंने कहा, क्यों? आप नहीं क्यों कह रही हैं भाभी जी? आपके जेठ के बाल बच्चे ही तो आपके अपने बाल बच्चे जैसे हैं। वे तो आपको ही माँ कह के पुकारते हैं। सो रहे, मगर अपने पेट के बच्चे और पराये के बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते। मेरी जिठानी जब जिंदा थी वे कहा करती थी, तू ही अच्छी है, कोई झंझट झमेला नहीं। वही जेठानी कहाँ गई और मैं ही कब कहाँ हूँ? उनके बाल बच्चों को लेकर ही मेरी गृहस्थी है। मेरे जेठ बीच बीच में आकर उन्हें देख सुन जाते हैं और हर महीने रुपए भेज कर निश्चिंत हो जाते हैं, मगर परेशानी तो मुझे ही उठानी पड़ती है। सो वे चाहे जेठानी के बच्चे हों, चाहे अपने पेट के ही बच्चे क्यों ना हों। माँ के पास जाइएगा तो बच्चों का क्या अपने साथ ले जाइएगा, वरना उनकी देखभाल कौन करेगा? नीरू भाभी का चेहरा एकाएक बुझ गया। बोली, इस पर भी बीच बीच में सोचा विचारा है देवर जी।
कहती ज़रूर हूँ कि मायके जाऊँगी, मगर इनकी देखभाल कौन करेगा? मैं अगर एक क्षण भी उनकी आंखों की ओट हो जाऊँ तो वे बेचैन हो उठते हैं। कौन उन्हें कुर्ता पहना देगा? कौन खिलाएगा पिलाएगा? कौन नहलाएगा? एक पल चुप रहने के बाद नीरू भाभी ने फिर कहा, मेरी बला से कौन उनकी चिंता में घुलता रहे? इस दुनिया की हालत आप देख ही रहे हैं देवर जी। सभी अपने अपने स्वार्थ की बातें सोचते हैं। वे जब बड़े हो जाएंगे तो ये बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मैं उनकी कौन होती हूँ। कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं। कहते कहते नीरू भाभी सहसा चुप हो गई और बोली, लगता है मुन्ना रो रहा है। मैं कान खड़ा कर सुनने लगा। बोला, कहाँ कहाँ कोई रो रहा है? लीजिए, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहता है। लगता है सोई हालत में कहीं मुन्ना खाट से ना गिर पड़े। रात में नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलता है। मेरी जेठानी क्या मरी, मुझे खूब कसकर डोरी से बांध कर चली गई। इस गृहस्थी को छोड़कर कहीं भाग जाऊं तो मेरी जान बचे। इच्छा होती है जहाँ ये दो आंखें ले जाएं वहीं भाग कर चली जाऊं। मगर ये बच्चे, ये अंधी सास, आपने देखा ही है कि सामने मुझे कितना डांटती फटकारती रहती है, मगर आंखों से जरा ओट होते ही पुकारने लगती है, बहू ओ बहू। बुढ़ापे में उनके मुंह से भगवान का नाम कभी नहीं निकलता है। राधा कृष्ण का नाम नहीं जपती हैं, बस सिर्फ बहू और बहू, मानो बहू ही उनका ध्यान योग तप हो। नीरू भाभी एकाएक बोली, खैर बेकार की बातें छोड़ें, आप 2 दिन के लिए ही तो आए हैं। आपको अपनी बातें सुनाकर कष्ट दे रही हूँ। छी छी, आप सो भी नहीं सके। मैंने कहा, मुझे क्या कष्ट हो रहा है? आप ही को तो पौ फटते ना फटते बिछावन छोड़कर उठ जाना पड़ेगा। नीरू भाभी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, मेरी बात छोड़िए देवर जी। मैं ठहरी तालाब का घाट, गोबर से लिपाई करते करते और रसोई बनाते बनाते ही इस दुनिया से चल बसूंगी। मगर आज तक इसका लेखा जोखा नहीं हुआ कि गृहस्थी किसकी है और कौन खटखट कर मर रहा है। खैर ये सब छोड़ें, आप एक बार पूरी चिट्ठी पढ़ तो जाइए, सुनूं आपने क्या लिखा है। मैं पूरी चिट्ठी पढ़ गया। नीरू भाभी ने झुककर पूरी चिट्ठी सुनी। उसके बाद चिट्ठी लेकर खड़ी हुई, माथे के घूंघट को अच्छी तरह संभाला और बोली, आपका इतना वक्त जाया कर दिया, मन ही मन बहुत गाली देते होंगे। छी छी, मुझे आप जैसी भाभी मिली है, लाभ तो मुझे ही हुआ है। लाभ क्या हुआ है अच्छी तरह समझती हूँ। एक दिन देवर को मन के लायक खाना खिला सकूँ, भगवान ने इतनी भी सामर्थ्य नहीं दी है। क्या कहूँ, देखिए तो आपकी घड़ी क्या बजा रही है। घड़ी की ओर देखकर मैंने कहा, 2 बजने में। उफ, कितना बड़ा अपराध हो गया। मेरे पाप का कोई और अंत नहीं है। अच्छा चलूँ भाई। ये कहकर नीरू भाभी कमरे से बाहर जाने लगी। एकाएक उनके पांव थम गए और मुड़कर बोली, आप अगले मंगलवार को चले जा रहे हैं? हाँ, अब आप लोगों को कितने दिनों तक कष्ट देता रहूं? बहुत कष्ट दे रहे हैं आप। ऐसा कष्ट बीच बीच में दें तो जीने को कम से कम बहाना तो मिल जाए। इसके बाद जब विवाह शादी हो जाएगी तो बोयाल मुड़ी को बिल्कुल भूल ही जाइएगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं भाभी जी, बहुत जगह का चक्कर काट चुका हूँ, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी, गया का, मगर बोयाल मुड़ी आने पर जो लाभ हुआ वो कहीं नहीं हुआ था। नीरू भाभी संभवतः हंसने जा रही थी, मगर एकाएक अपनी हंसी रोककर बोली, अच्छा देवर जी, एक बात कहूँ, आप बहुत सारी जगहों का चक्कर काटते रहते हैं ना, बहुत से तीर्थ स्थान का भ्रमण करते रहते हैं ना। मैंने कहा, हाँ बुआ जी के साथ बहुत सी जगहों की परिक्रमा करनी पड़ती है। नीरू भाभी बोली, आप मथुरा से हो आए हैं? काशी से, वृंदावन से, जगन्नाथ क्षेत्र से? हाँ, मैंने कहा, वहाँ बहुत से साधु सन्यासी रहते हैं। शायद रहते हैं, क्यों? नीरू भाभी तनिक असमंजस में पड़ गईं। नहीं, यूं ही कह रही थी, तीर्थ स्थानों में ही साधु सन्यासियों की भीड़ हुआ करती है। मेरी आंखें एकाएक नीरू भाभी की ओर चली गईं और उनके चेहरे की मुद्रा देखकर मैं अवाक रह गया। चेहरे की वो हंसी गायब थी। नीरू भाभी का चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। नीरू भाभी जैसे अभी महिला नहीं है, माँ नहीं है, गृहिणी नहीं है, यहाँ तक कि भाभी भी नहीं है। अचानक नीरू भाभी एक निमिष के दरमियान एक नारी के रूप में रूपांतरित हो गई हैं, और न केवल नारी में बल्कि वधू के रूप में, किसी एक वैरागी की वधू के वेश में। इतने दिनों के दौरान ऐसा रूप जैसे आज पहले पहल मेरी आंखों के सामने आया हो। मैं थोड़ा बहुत अनमना जैसा हो गया था। कब नीरू भाभी कमरे के बाहर चली गई, मेरे ध्यान में ये बात आई ही नहीं। उन पर तब मेरी आंखें गईं जब वे दोबारा लौट कर आईं। हंसती हुई बोली, ये लीजिए, मेरे दिमाग का कोई ठीक ही नहीं है। मैं ये चिट्ठी किससे डाक में डलवाऊंगी? ये आपके पास ही रहे। आप सवेरे जब डाकघर की ओर जाइएगा तो इसे डाल दीजिएगा। चलूँ भाई, कमरे से सास के गले की आवाज़ आ रही है। कहा जा सकता है कि नीरू भाभी से ज़िंदगी में मेरी ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। अब नीरू भाभी जिंदा हैं या नहीं कह नहीं सकता। फटिकदा की अंधी माँ
नीरू भाभी की वो दबंग सास जिंदा है या नहीं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि बुआ जी के मरते ना मरते बोयाल मुड़ी से मेरा तमाम रिश्ता टूट चुका है। लेकिन नीरू भाभी की अपनी माँ से मुलाकात नहीं हुई है, ये बात मैं आज भी दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ। असल में उस दिन उतनी रात तक मैं जिस पत्र को लिखता रहा था उसे डाकघर में डाला ही नहीं गया, क्योंकि डालने से मुझे मना कर दिया गया था और इस मनाही का आदेश फटिकदा से ही मिला था। आज उसी घटना को सुना रहा हूँ। दूसरे दिन भोर के वक्त जब मेरी आंखें अच्छी तरह खुली भी नहीं थी कि राय निवास के चंडी मंडप के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खोलने पर फटिकदा पर आंखें गईं। जमींदारी सरिश्ते का काम खत्म करके ढेर सारा माल असबाब अपने साथ लिए एक पहर रात बाकी रहते ही वापस आए हैं। बदन पर कुर्ता डालकर मैं सुबह सुबह पत्र डालने के उद्देश्य से बाहर निकल रहा था। फटिकदा ने कहा, कौन भैया? मैंने पूछा, आप अभी आए? गुड़ की डली, सूप, चंगेरी, अरबी, नारियल इत्यादि विविध प्रकार की चीज़ें गाड़ी पर लदी थीं। फटिकदा उन चीज़ों को उतरवाने में व्यस्त थे, फिर भी बोले, वसूली का काम कैसा चल रहा है भाई? उसके बाद एक पल चुप्पी साधने के बाद बोले, लगता है प्रातः भ्रमण को निकल रहे हो। नहीं, मैंने कहा, नीरू भाभी की एक चिट्ठी है, पोस्ट ऑफिस में डालने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी चिट्ठी है। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी बताया? छोटी बहू की। फटिकदा के चेहरे का भाव जैसे आमूल परिवर्तित हो गया हो। बोले, बड़मा तल्ला अपने माँ के पास भेज रही है? हाँ, मगर? वे बोले, देखूं। मैंने चिट्ठी दी। 2-4 पंक्तियाँ पढ़ते ही पता नहीं फटिकदा को क्या हुआ कि चिट्ठी को उन्होंने चिंदी चिंदी कर दिया। बोले, इस चिट्ठी को भेजने से कोई काम नहीं होगा भाई, कुछ अन्यथा मत लेना। फिर भी मेरा विस्मय दुगना हो गया। फटिकदा बोले, छोटी बहू की यही नियति है, गोद में कोई बाल बच्चा नहीं, स्वामी वैरागी हो गया है, उस पर उनकी माँ, सो माँ, चाहे धनी हो या गरीब, आखिर माँ ही होती है। वो भी। फटिकदा कुछ कहना चाहते थे पर चुप हो गए। उसके बाद बोले, माँ भी जिंदा नहीं है, छोटी बहू को इसकी सूचना कैसे दूँ, यही मन ही मन सोच रहा था। रैयतों के बीच जमीन की बंदोबस्ती करने के खातिर बड़मा तल्ला गया था, वहीं ये खबर सुनने को मिली। बहू का भाई ऐसा निष्ठुर है कि सूचना तक न दी। एक तो छोटी बहू इतनी अशांति से घिरी रहती है, उस पर अगर उसकी माँ की मृत्यु की खबर उसे सुनाऊं तो पता नहीं नीरू भाभी को किसी दिन इसकी सूचना दी गई या नहीं। अगर पता चल गया होगा तो चेहरे की वो हंसी क्या हमेशा के लिए गायब हो गई होगी। बोयाल मुड़ी से लौटने के दिन मन में इच्छा जगी कि नीरू भाभी से एक बार मिलाऊं। मैंने बहुत बार मौके की तलाश की, मगर घर पर जेठ के रहने के कारण वो अवसर आया ही नहीं। कानों में सिर्फ नाम की आवाज़ आई थी, ओ बहू सुन रही हो, ओ बहू, बहू, ओ बहू। जब मैं बाहर निकलने लगा तो फटिकदा बोले, बुआ जी को साथ लेकर तुम बहुत सारी जगहों का चक्कर लगाते हो, एक काम करोगे? कहिए, मैंने कहा। फटिकदा बोले, मुझे वक्त नहीं मिलता है और पहले की जैसी सामर्थ्य भी नहीं रही। हमारे मालिक इस बार कामाख्या गए थे। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की शक्ल के एक साधु को उन्होंने वहाँ घूमते देखा था। पता नहीं क्या बात है। कुछ देर तक चुप रहकर बोले, केवल मेरे मालिक ही ने नहीं, बायरूपुर के कैलाश आचार्य भी पिछले साल श्री क्षेत्र गए थे। वे भी कह रहे थे कि हूबहू तुम्हारे भाई जैसा चेहरा था फटिक, दाढ़ी मूंछों से भरा, पकड़ नहीं सका, खिसक कर कहीं चला गया। सो तुम जबकि इधर उधर जाते हो तो एक बार खोज खबर ले लेना भाई। मेरी खातिर नहीं, उसकी औरत की बात सोचकर ही मन में तकलीफ पहुंचती है। कुछ भी हो, है तो आखिर औरत ही। उसके बाद मैं मथुरा, वृंदावन, काशी, कामाख्या, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर इत्यादि स्थानों से हो आया हूँ। एक बार नहीं, अनेक बार। बुआ जी जब तक जीवित थीं तब तक जाना ही पड़ता था। अब अकेला जाया करता हूँ, चाहे मंदिर, पूजा पाठ इत्यादि देखूँ या न देखूँ, मगर साधु सन्यासियों को देखना नहीं छोड़ता हूँ। साधु पर नज़र पड़ते ही उनसे जान पहचान करता हूँ, कभी हाथ दिखाने के बहाने, कभी जन्म कुंडली दिखाने के बहाने, और खिला पिला कर जान पहचान करने की कोशिश करता हूँ। हेल मेल बढ़ाता हूँ इसलिए कि किसी बहाने किसी स्थान में बोयाल मुनि ग्राम के फटिक चंद्र राय के भाई नीरू भाभी के पति का अता पता चल जाए। आज आबू पहाड़ आने पर भी अनेक साधुओं पर नज़र पड़ी। सारा पहाड़ गुफाओं से भरा हुआ है, हर कदम पर गुफा है। साधुओं का कोई अंत नहीं। 300 बरसों का नंग धड़ंग साधु, कोई तानपुरा लेके ध्रुपद गा रहा है और शिष्यगण उसके निकट बैठकर पखावज बजा रहे हैं। कहीं गुफा में बिजली की रोशनी है, रेफ्रिजरेटर है। 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहने एक डबल एम ए रेशमी गेरुआ वस्त्रधारी साधु तश्तरी में अंगूर लेकर खा रहे हैं और बगल में बैठी सिंधी शिष्या परम भक्ति के साथ उन्हें पंखा जल रही हैं।
कितनी विचित्र है ये धरती, कितने विचित्र हैं आदमी, और कितना विचित्र है आदमी का ये जुलूस। मगर इन सबके बीच में बोयाल मुड़ी जैसे उस निपट देहात की उस बहू की बातें किसी भी तरह अपने मन से नहीं निकाल पाता हूँ। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी बहू। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनाने और सुनने के इस सफ़र में आप हमेशा मेरे हमसफ़र बने रहिएगा, और इसी मधुर कामना को लेकर मैं फिर कल आपसे मिलूँगी। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।